हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने गेट एग्जाम के लिए? डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। क्योंकि मतलब अभी 1.5 मंथ्स हो गया है ऑलमोस्ट, और 1.5 मंथ्स ही बाकी है। हमें बहुत सारे पोर्शंस कंप्लीट डेफिनेटली करने हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अपने पोर्शंस को, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको एक साथ पढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे हम रोज आधा घंटा में पोर्शंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। क्योंकि अगर एक साथ सब कुछ मिलकर पढ़ाई करोगे तो इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी, सबकी सबके माइंड में नहीं बैठ ही जाएगी। ओके, मतलब ये कॉलेज एग्जाम की तरह तो नहीं है ना, जिसमें आप लोग एग्जाम के एक दिन, एक रात पहले बैठ के फुल नाइट पढ़ाई करोगे, फिर जाओगे एग्जाम दे के आओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इसमें, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आपके लिए इजी रहे। जब गेट पास में आए, गेट एग्जाम, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये इतना बड़ा बोझ हमारे सामने आ गया है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो जिस दिन गेट एग्जाम के लिए जाओगे तो सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरह से। सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि यस, मैंने इतना पोर्शंस कंप्लीट किया है, मैंने इतनी अच्छी तरह से मेहनत किया है, मैंने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है और प्रैक्टिस भी किया है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको रहेगा अपने पास अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, या फिर हफ्ते में एक बार, एक दिन में सब कुछ एक साथ मिलके पढ़ाओगे तो समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा। पढ़ाई हम रोज थोड़ा थोड़ा, आधा घंटे, सिर्फ आधा घंटा है ना, बहुत भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटा का पढ़ाई करनी है। रोज थोड़ा थोड़ा, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह पढ़ना हो, शाम पढ़ना हो, ये रिकॉर्डिंग ऑलवेज अवेलेबल है। जब भी आपके लिए फ्री टाइम है, फिक्स कर लीजिए रोज, उस समय को फिक्स कर लीजिए, मॉर्निंग या फिर इवनिंग या फिर आफ्टरनून, जब भी आप लोगों के पास समय है, फिक्स कर लीजिए एक टाइम, और उसी टाइम में रोज पढ़िएगा। ओके, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाएगी। पढ़ाई को हमें एक अच्छी हैबिट बनानी है, क्योंकि एक दिन आप सुबह पढ़ाई करोगे, एक दिन रात में पढ़ाई करोगे और दूसरे दिन पढ़ाई करना ही भूल जाओगे। ऐसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ मैं, सुबह 6 बजे उठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके, 6 to 6:30, मान लीजिए ये आपका टाइम है गेट के लिए प्रिपरेशन करने का। तो स्टिक टू इट, रोज 6 to 6:30 के लिए स्टिक कर लीजिए। रोज उसी समय में पढ़िएगा और अपना पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, रोज थोड़े थोड़े डोसेस बहुत अच्छा है आपके लिए। एक साथ सारे के सारे वीडियोस देखोगे तो ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज ना तो शरीर के लिए अच्छा होता है, ना दिमाग के लिए अच्छा होता है। कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक से माइंड में कॉन्सेप्ट्स बैठेगा नहीं, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी तो हमें एंजॉय करना है ना। तो मेहनत की फल को एंजॉय करने के लिए प्रॉपरली करना पड़ता है। तो हम जो क्लासेस आपके लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा या फिर 2 घंटा भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो आपके लिए सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं क्लास, क्योंकि इतना काफी है सारे पोर्शंस को कंप्लीट करने के लिए। हम तो कॉन्फिडेंट है कि आपके लिए सारे पोर्शंस को कंप्लीट करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, पीवाईक्यूज भी करा देंगे। आपको भी अपने पास उतनी कॉन्फिडेंस लानी है कि यस, मैं रोज पढ़ाई करूंगी या फिर करूंगा और कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर करनी ही है रोज। स्किपिंग तो बिल्कुल भी नहीं, स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आधा घंटा है, ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है आपकी लाइफ का, आपकी एक दिन का आधा घंटा आप अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो कितना आसान होगा अगर आप बैठ के इस आप अगर सोचो कि मैं सैटरडे और संडे को ही पढ़ूंगी,
और डेली पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो सैटरडे संडे को ही पढ़ सकते हो, तो आपके पास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा डोज। मतलब 7 क्लासेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि 3.5 आवर्स सैटरडे और संडे में 3.5 आवर्स कवर करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। मगर आप अगर रोज करोगे तो बोझ कम लगेगा, है ना। गेट का तो बोझ ही नहीं लगेगा, वो तो ऐसे लगेगा कि हम लोग एफर्टलेसली पढ़ाई करके गए गए थे। मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस चाहती हूँ कि आपको लगे कि आपने एफर्टलेसली पढ़ाई की, मगर आपने एफर्ट डाला। एफर्ट तो आप लोगों ने रोज दिया, मगर वो शायद एफर्टलेसली लगा, क्योंकि आपने रोज पढ़ाई की, आपने रोज प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया और प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए, तो आपको ऐसा लगेगा कि एफर्टलेस था। मतलब ज्यादा टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना है, सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। पढ़ाई तो कर लेंगे, मगर पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप लोग पीवाईक्यूज में अच्छी तरह से सॉल्व करने तक का कैपेसिटी रखोगे, उसका मतलब है कि यू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ गेट। ओके, गेट पेपर की स्टैंडर्ड को आप मीट कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, नो, नॉट डन, आपको पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना है। तो मैं क्या कह रही हूँ, रोज आप रोज जैसे ही अपना टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, शाम को, ठीक है, शाम को या फिर कभी भी आपके पास फ्री टाइम हो, आप क्या करें, आप इस टॉपिक के रिलेवेंट, आप इस टॉपिक के रिलेवेंट पीवाईक्यूज को थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, उस पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाएंगे, आपके अंदर स्किल खुद ब खुद बन के आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक साथ मिलकर आप सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, 10, 15, 20 क्वेश्चंस आप रोज करोगे, तो सारे पीवाईक्यूज, पास्ट 10 years के पीवाईक्यूज चुटकियों में खत्म हो जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 महीने या फिर 2 महीने में कैसे हमने सारे पीवाईक्यूज को भी कवर कर लिए। पढ़ाई तो किया ही, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज को भी हमने कैसे खत्म कर लिया पता ही नहीं चला। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत आसान होती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिएगा। एक साथ करोगे तो डंप हो जाओगे और मुश्किल बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और लगेगा कि गेट को क्लियर करना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं सोचने का है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आपके लिए मैंने अच्छी खासी एडवाइस लेके आई थी, क्योंकि यस आई गेस थोड़े लोगों के लिए स्ट्रगल हो रहा है, इसलिए मैंने आपकी टेंशन को दूर करने के लिए ये वाली बात बता दी है। ओके, तो चलिए आज की क्लास है हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। Okay, so the interaction between antigens and antibodies are known as antigen-antibody reaction. एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, उसको ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। ओके, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। एंटीजन की वजह से ही एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में घुस जाता है और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, राइट। तो सिर्फ उस एंटीजन के लिए ही हमारी एंटीबॉडी बनती है, क्योंकि स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ओके, एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूलर शेप्स, एपिटोप्स ऑन एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेते हैं। Generally, the better the fit of the epitope to the antibody combining site, the more favorable the interaction that will be formed between the antibody and antigen and higher the affinity of the antibody for antigen. मतलब ये है कि जितनी अच्छी तरह से हमारी एपिटोप और एंटीबॉडी के बीच में बाइंडिंग है, ओके, जितनी अच्छी तरह से, कितनी फिट बाइंडिंग है एपिटोप और एंटीबॉडी के बीच में। ओके, एपिटोप एंटीजन पे होता है। ओके, आई होप यू गाइज नो दैट।
तो एपिटोप और एंटीबॉडी के बीच में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है, कितनी अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। ओके, अगर अच्छी तरह से फिट हो रही है इसका मतलब ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में अफिनिटी बहुत ज्यादा है, खिंचाव, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, द अफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडी फॉर द एंटीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग एंटीबॉडी एफिकेसी। एंटीबॉडी की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय अफिनिटी। अफिनिटी के तौर पे हम एंटीबॉडी की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करेंगे, कितनी अच्छी तरह से एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड कर पा रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अफिनिटी। ओके, ये फैक्टर होता है जानने के लिए कि हमारी एंटीबॉडी की एफिशिएंसी कैसी है। ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है एंटीजन जिसके ऊपर एपिटोप्स हैं और हमारी एंटीबॉडी एपिटोप्स पे बाइंड कर रही है। ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और उसमें नॉन कोवेलेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो द नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। पहला है लॉक इन की कॉन्सेप्ट। ओके, एंटीजन की तरह काम करता है और एंटीबॉडी लॉक की तरह काम करता है। ओके, और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो लॉक इन की तरह अच्छी तरह से फिट होता है। ओके, फिट, इस फिटनेस को ही हम लॉक इन की कहते हैं। ओके, तो द कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। ओके, कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मतलब एंटीजन बाइंड करने वाला साइट जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है ना, हाइपर वेरिएबल रीजन में। ओके, वो प्रेजेंट होता है इन द फैब पोर्शन ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन कोवेलेंट होता है। और क्या क्या बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल्स, हाइड्रोफोबिक, ये सारे बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, इसलिए वो बॉन्ड बहुत टाइट और स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो दैट इज नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका रिवर्सिबिलिटी। आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब जो एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ जुड़े हैं वो दूर अलग भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल नेचर का हो सकता है। नेक्स्ट इज अफिनिटी एंड अविडिटी। हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। मतलब तो सेम ही है मगर इनके बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि स्टेटमेंट के तौर पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अफिनिटी का मतलब है antibody affinity is the strength of the reaction between a single antigenic determinant and a single combining site on the antibody. Okay, एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब एक एपिटोप और एक एंटीजन बाइंडिंग साइट इन द एंटीबॉडी। ओके, उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रही है ना, उस इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ को ही हम अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, मैं एक और बार कह रही हूँ, एक एपिटोप जो कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है और एक एंटीबॉडी में कंबाइनिंग साइट, बाइंडिंग साइट जो होता है ना एंटीजन के लिए, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जितना स्ट्रेंथ होता है, जितना बॉन्ड होता है, उसको हम अफिनिटी करके कहते हैं। या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। कंबाइनिंग ऑल दिस, जो भी फोर्स लगता है, जो भी स्ट्रेंथ लगता है एक एपिटोप और एक कंबाइनिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी, उसको हम अफिनिटी कहते हैं। ओके, तो ये अविडिटी क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रेंथ, मतलब अविडिटी का मतलब ही है ओवरऑल स्ट्रेंथ। ओवरऑल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? क्लियरली क्या समझ में आता है? आपके पास एक बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया में ना सिर्फ एक एपिटोप होता है बल्कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप होते हैं, राइट? सो अगर अलग अलग एपिटोप है तो उसके खिलाफ अलग अलग एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो एक ही बैक्टीरिया पे एग्जांपल के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करेगा। अब ये 4 एपिटोप्स विथ इट्स 4 एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका कितना स्ट्रेंथ लगता है, उसका कितना फोर्स लगता है, उसको हम मेजर करते हैं अविडिटी से। ओके, इस मेजर को हम कहते हैं अविडिटी। ओके, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन विथ मेनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, मतलब बहुत सारे एपिटोप और उसके खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज आई हैं वो, तो इन सबको मिला के जो एफिनिटी बनती है वो ही अविडिटी होती है। अफिनिटी सिर्फ एक के बीच का है, अविडिटी टोटल सम होता है। ओके, affinity refers to the strength of binding between a single antigenic determinant and an individual antibody site, whereas avidity refers to the overall strength of binding between multivalent antigens and antibodies. Okay, मतलब तो सेम ही है। Okay, मतलब I hope you guys understood the concept। ठीक है, important है, इस डिफरेंस को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपके पास है एंटीजन 1, ओके, उस एंटीजन 1 के खिलाफ आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया। ओके, तो उनके बीच में अच्छी खासी अफिनिटी स्पेसिफिसिटी होगी। दूसरा एक एंटीजन 2 है, ओके, अनरिलेटेड, रिलेटेड ही नहीं है, दूसरा एक एंटीजन 2 है। हाँ, आपकी जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनी ना, वो एंटीबॉडी एंटीजन 2 के साथ भी बाइंड हो रही है। एक्चुअली बनी तो एंटीजन 1 के खिलाफ ही, मगर वो एंटीजन 2 के साथ भी बाइंड हो पा रही है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। ऐसा कैसा हो सकता है? एफिनिटी तो एंटीजन 1 के साथ ही है, मगर एंटीजन 2 के साथ कैसे बाइंड कर दिया एंटीबॉडी ने? वो इसलिए होता है क्योंकि एंटीजन 1 और एंटीजन 2 के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हो, उन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हो, तभी ये पॉसिबल होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। बना तो एंटीबॉडी किसी और के लिए, मगर चिपक गया किसी और के साथ, ऐसा। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है? हमें पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। ओके, द टर्म स्पेसिफिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट, मतलब एंटीजन वाली बाइंडिंग साइट, वेरिएबल हाइपर वेरिएबल रीजन होता है ना एंटीबॉडी में, वो टू रिएक्ट विद ओनली वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या मतलब एपिटोप, or the ability of a population of antibody molecules to react with only one antigen. Okay, बहुत सारी एंटीबॉडी सिर्फ एक ही एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है। इसका ओवरऑल मीनिंग यही है। ओके, मीनिंग तो सेम है, बस घुमा फिरा के बताया गया है। ओके, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो भी स्पेसिफिसिटी है वो बहुत हाई होती है। ओके, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हमने देख लिया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड हम फ्यूचर में देखेंगे, रेडियो इम्यूनो एसिड सेम एज एलाइसा ही होता है मगर उसमें रेडियो लेबल्ड होता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके, तो जनरल फीचर्स होते क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यस। उनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, यस। और इस बॉन्ड को ब्रेक भी किया जा सकता है यूजिंग हाई आयोनिक स्ट्रेंथ या फिर एक्सट्रीम पीएच। पीएच को चेंज करके हम इस बॉन्ड को, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच की बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपको अग्लूटिनेशन के बारे में बताता है। आप देख सकते हैं एंटीबॉडी ने, ये है एक एंटीबॉडी आईजीएम जो कि पेंटामर फॉर्म में है। इस एंटीबॉडी ने ना सिर्फ एक एंटीजन के साथ बाइंड किया बल्कि दूसरे एंटीजन के साथ भी बाइंड किया। सिमिलरली एक मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज बहुत सारे एंटीजन्स को एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं, अग्रीगेट बना देते हैं, और इसको ही हम अग्लूटिनेशन टेस्ट करके बोलते हैं। ओके, और ये है प्रेसिपिटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ एंटीजन्स है और यहाँ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ओके,
ये है जोन ऑफ इक्वलेंस, जहां आपको प्रेसिपिटेट दिखता है। प्रेसिपिटेट दिखने का मतलब ये है कि वहां उस जोन में एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों इक्वल है। तो सारी एंटीजेंस और सारी एंटीबॉडी ने एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर ली, तभी आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। इसलिए इसे हम जोन ऑफ इक्विवेलेंस करके कहते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज। आज का क्लास सिर्फ इतना ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है मगर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको डेफिनेटली याद रखना है। ओके, सो अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है तो आप अनअकैडमी पे पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और 10% डिस्काउंट के लिए नेहा कोड यूज कर सकती हैं। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज में चेकआउट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। अच्छी तरह से अपनी